आज का हमारा टॉपिक होगा सेक्शन बी का भारत के संदर्भ में भारत जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि का जो टॉपिक है वो हमारा होगा। हमने पहले भी इस लेसन की बात की विश्व के संदर्भ में, आज हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में। सबसे पहले हम बात करते हैं जो भारत का जो जनसंख्या, उस जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या की परिभाषा क्या होती है? किसी निश्चित स्थान व निश्चित समय में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। विश्व के संदर्भ में अगर हम कुछ चर्चा करें तो भारत की जो जनसंख्या है क्या हो जाएगी? भारत की जनसंख्या है वो 2011 के अनुसार 121 करोड़ है। कितनी है? 121 करोड़ है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का, किसके क्षेत्रफल का? विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। विश्व की कुल जो जनसंख्या, उस जनसंख्या का जो भाग है वो भारत में पाया जाता है 17.5%। कितना पाया जाता है? 17.5% जो भाग है वो भारत में विश्व का पाया जाता है। उसके बाद जनसंख्या की तो वितरण की अगर हम बात करें तो जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान पाया जाता है। असमान की अगर हम बात करें तो भारत के 5 राज्यों में, कितने राज्यों में? भारत के 5 राज्यों में 50% जनसंख्या निवास करती है। उसकी अगर हम बात करें तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो 5 राज्य हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। कौन सा जाएगा? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद में आ जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा राज्य आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा बिहार। कौन सा राज्य आ जाएगा? बिहार। फिर आ जाएगा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद में 5 नंबर का है वो उस समय का अविभाजित राज्य आंध्र प्रदेश है। ये जो राज्य हैं वो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। इनका कुल जो क्षेत्रफल है क्या हो जाएगा? इनका कुल क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल हो जाएगा 30%। कितना? 30% भूभाग की अगर हम बात करें, और इनकी जो जनसंख्या है तो इन 30% भूभाग पर है वो 50% जनसंख्या निवास करती है। वहीं दूसरी तरफ भारत के जो 10 पर्वतीय राज्य हैं, कौन से? 10 जो पर्वतीय राज्य हैं उन 10 पर्वतीय राज्यों में 16% भूभाग, कितना प्रतिशत भूभाग है? 16% भूभाग में 4% से कम जनसंख्या निवास करती है। कितनी करती है? 4% से कम जनसंख्या निवास है वो निवास उन भारत के पर्वतीय 10 राज्यों में करती है। ठीक है। उसके बाद में उत्तरी भारत की अगर हम बात करें तो उत्तरी भारत के अंदर उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल है, उनमें जनसंख्या जमाव पाया जाता है। और दक्षिण भारत में महाराष्ट्र और जो आंध्र प्रदेश है उनके अंतर्गत जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत में 42.7% जनसंख्या, कितनी जनसंख्या? 42.7% जनसंख्या है वो भारत के उत्तर प्रदेश, उसके बाद में बिहार, फिर आ जाएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद आ जाएगा पंजाब, हरियाणा व राजस्थान। हरियाणा व राजस्थान राज्यों में भारत के अंतर्गत 42.7% जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो उत्तरी भारत के राज्यों का पहला स्थान आता है, दक्षिण भारत के राज्यों का दूसरा स्थान, तटीय जो प्रदेश वाले राज्य हैं उनका तीसरा स्थान, और जो पर्वतीय भाग है उनका चौथा स्थान आता है। ये हमने बात की भारत का जो जनसंख्या वितरण है, उस जनसंख्या का जो वितरण है उसका जो असमान भाग पाया जाता है, उस असमान भाग के बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद में हम बात करते हैं जो जनसंख्या वितरण है, किसके बारे में बात करते हैं? जो जनसंख्या वितरण है उस जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारकों की, जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारकों की अगर हम बात करें, नियंत्रित करने वाले कारक, तो वे कौन कौन से कारक होते हैं जो जनसंख्या वितरण को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। तो नियंत्रित करने वाले कारकों में पहला जाएगा जलवायु। कौन सा जाएगा? जलवायु आ जाएगा। दूसरा जाएगा धरातल। कौन सा जाएगा? धरातल आ जाएगा। उसके बाद तीसरा जाएगा खनिज संसाधन। कौन सा जाएगा? खनिज संसाधन आ जाएगा। उसके बाद में चौथा जो भाग है उस चौथा भाग की अगर हम बात करें तो वह जाएगा परिवहन के साधन। कौन सा जाएंगे? परिवहन के साधन। उसके बाद में जो 5वां भाग है उसके 5वें भाग की अगर हम बात करें तो 5वां भाग हो जाएगा सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक। कौन सा जाएगा? सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक आ जाएगा। और जो छठा भाग है उस छठा भाग की अगर हम बात करें तो छठा भाग आ जाएगा राजनीतिक
आर्थिक कारक। कौन सा देंगे? राजनीतिक आर्थिक कारक। तो इसमें जलवायु, धरातल और उसके साथ साथ में एक और आ जाएगी जल प्राप्ति। कौन सा जाएगा? जल प्राप्ति। ये 7 ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक हो जाएंगे। नियंत्रित करने वाले कारक की अगर हम बात करें तो जलवायु, यानी जहां पर मानव जीवन के अनुकूल समनम प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है वहां पर मानव है वो बसने को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए जहां पर मानव के अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं वहां पर सर्वाधिक जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। अगर दूसरे की बात करें तो धरातल, जहां पर समतल जो मैदानी भूभाग होगा या उपजाऊ जो भूभाग होगा वहां पर जनसंख्या का जमाव है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद एक खनिज संसाधन। खनिज संसाधन है वो लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं, इसलिए है वो लोग एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर उन्हीं स्थानों पर बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां पर खनिज संसाधनों के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं। परिवहन के साधन की अगर बात करें तो परिवहन के सुगम जो साधन है वो मैदानी प्रदेशों में पाया जाता है, इसलिए सर्वाधिक जो जनसंख्या वो मैदानी प्रदेशों में निवास करती है। सामाजिक मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो सामाजिक मनोविज्ञानी के जो कारक हैं उसके अंतर्गत समाज है, संस्कृति है, वेशभूषा है, इन सभी कारकों के आधार पर जनसंख्या को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। उसके बाद राजनीतिक आर्थिक, राजनीतिक अस्थिरता, अकाल है। उसके बाद में आर्थिक कारक की अगर हम बात करें तो खनिज है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण, ये सभी जो कारक हैं वो जनसंख्या नियंत्रित करने वाले कारक हैं। उसके बाद आ जाता है जल प्राप्ति, यानी वहां पर आसानी से जल उपलब्ध हो जाता है। जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो नदी घाटियां हैं उन नदी घाटियों के किनारे पर है वो सर्वाधिक जनसंख्या जमा कर। जैसे नदी घाटी की बात करें तो गंगा नदी घाटी क्षेत्र, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, महानदी घाटी क्षेत्र है, वहां पर सघन जनसंख्या का जमाव, वो सघन जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। तो ये हमारे जाएंगे जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक। उसके बाद में हम बात करते हैं जो जनसंख्या घनत्व है, उस जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो जनसंख्या घनत्व होता है प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है? प्रति 1 वर्ग किलोमीटर के। ये क्या हो जाएगा? प्रति 1 वर्ग किलोमीटर। इसमें रहने वाले लोगों की जो संख्या है उस संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत का जो 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 की अगर हम बात करें तो 2001 में है वो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। उसके बाद 1901 की अगर हम बात करें तो 1901 में 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है वो भारत का जनसंख्या घनत्व था। भारत के आधार, भारत में भी जनसंख्या के आधार पर अगर राज्यों की बात करें तो भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है उस राज्य का नाम है बिहार। इसका जनसंख्या घनत्व है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दूसरा जो भाग आ जाता है वो आ जाता है पश्चिम बंगाल का, और इसका है 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है कि जो कि सर्वाधिक है। अगर निम्न की अगर हम बात करें तो निम्न में आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आ जाता है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश है उसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य राजस्थान में जैसलमेर जो जिला है उस जैसलमेर जिले का भी जनसंख्या घनत्व है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। उसके बाद में केंद्र जो शासित प्रदेश है उन केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो है दिल्ली का 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो हो जाएगा 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। उसके बाद जो जनसंख्या घनत्व है उस जनसंख्या घनत्व को जो ज्ञात करने का जो सूत्र है तो भारत के संदर्भ में जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो सूत्र हो जाएगा गणितीय घनत्व है। कौन सा हो जाएगा? गणितीय घनत्व हो जाएगा। और इस गणितीय घनत्व के अंतर्गत अगर बात करें तो इसका जो सूत्र है उस सूत्र की अगर हम बात करें तो सूत्र होता है कुल जनसंख्या। क्या होता है? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल है वो भारत में जनसंख्या का गणितीय घनत्व का सूत्र हो जाएगा। इसके आधार पर भारत में जनसंख्या घनत्व है वो ज्ञात किया जाता है। उसके बाद में जो जनसंख्या घनत्व है उस जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र के अगर आधार पर हम बात करें तो जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र के आधार पर भी है वो उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है?
तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों की अगर हम बात करें तो पहला आ जाता है उच्च जनघनत्व के क्षेत्र। कौन सा देंगे? उच्च जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र। यह आ जाएगा उच्च जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद दूसरा जाएगा मध्यम जनसंख्या घनत्व क्षेत्र, और तीसरा है वह आ जाएगा निम्न जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र। इन तीन क्षेत्रों के आधार पर इसको विभाजित। उच्च जनगणना क्षेत्र की अगर बात करें तो वे राज्य जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक पाया जाता है। मध्यम में है वो आ जाएंगे 300 से लेकर के 500, कितना जाएगा? 300 व्यक्ति से लेकर 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। और निम्न जनसंख्या घनत्व क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 300 व्यक्ति से कम वाले जो राज्य हैं वहां पर जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। उस जनसंख्या घनत्व क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वे राज्य जिनका जनसंख्या घनत्व है वो 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा बिहार। कौन सा जाएगा? बिहार आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, उसके बाद में पश्चिम बंगाल के बाद में आ जाएगा झारखंड। कौन सा जाएगा? झारखंड आ जाएगा। उसके बाद में जो हरियाणा राज्य है, कौन सा राज्य जाएगा? हरियाणा राज्य है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। मध्यम जनसंख्या घनत्व क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मध्यम जनसंख्या घनत्व क्षेत्र के अंतर्गत है वो जो तटवर्ती भाग है, वो तटवर्ती भाग आ जाएंगे। उसमें गुजरात है, गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ साथ में कर्नाटक, और दक्षिण भारत के जितने भी जो औद्योगिक प्रदेश वाले जो राज्य हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो, आंध्र प्रदेश का जो भाग हो, उड़ीसा का जो भाग हो, वहाँ पर मध्यम जनसंख्या घनत्व क्षेत्र पाए जाते हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 300 से लेकर 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। उसके बाद आता है निम्न जनसंख्या घनत्व क्षेत्र। वे राज्य जिनका जनसंख्या घनत्व है वो 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। इसके अंतर्गत है वो पर्वतीय राज्य आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं? पर्वतीय राज्य आ जाएंगे। पर्वतीय राज्यों के साथ साथ पश्चिमी जो राजस्थान है, कौन सा भाग आ जाएगा? पश्चिमी जो राजस्थान का जो भाग है वहां पर जो जनसंख्या घनत्व पाया जाता है वो 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक आता है जनसंख्या वृद्धि। कौन सा आता है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या होते हैं? किसी दो समय अंतरालों में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन चाहे वो धनात्मक हो या चाहे ऋणात्मक। दो समय अंतराल की अगर हम बात करें तो समय अंतराल है वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो समय अंतराल है वो हो जाएंगे जैसे कि 2001 से लेकर के 2011 का भाग है, उन 11 के मध्य जनसंख्या में होने वाला जो परिवर्तन है उसमें जो परिवर्तन होता है वो जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। दो प्रकार से हो सकती है, एक तो धनात्मक और दूसरी ऋणात्मक। 2001 से लेकर के 2011 तक की जो जनसंख्या है उसके अंतर्गत, यानी जो 2011 के उसमें से 2001 की जनसंख्या को घटा करके है वो जनसंख्या वृद्धि ज्ञात की जाती है। जनसंख्या वृद्धि के आधार पर अगर हम बात करें तो मोरलैंड के अनुसार, किसके अनुसार है? मोरलैंड के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 17वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में? 17वीं शताब्दी है, उसमें 15 करोड़ थी। कितनी थी? 15 करोड़ थी। किसके अनुसार? मोरलैंड के अनुसार 17वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या वो 15 करोड़ थी। उसके बाद में जो जनसंख्या वृद्धि है उसमें आमूल चूल परिवर्तन आया। जनसंख्या वृद्धि की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? जनसंख्या जो वृद्धि है उस जनसंख्या वृद्धि की अगर हम बात करें तो जनसंख्या वृद्धि को भी है वो काल के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। उन 4 भाग की अगर हम बात करें तो जो हमारा पहला काल है वो पहला काल आ जाएगा मंदवर्दिका काल। कौन सा जाएगा? मंदवर्दिका काल, मंदवर्दिका काल। उसके बाद में दूसरा जाएगा स्थिर वर्दिका काल। कौन सा जाएगा? स्थिर वर्दिका काल। तीसरा जाएगा तीव्र वर्दिका काल। कौन सा जाएगा? तीव्र वर्दिका काल। और जो चौथा है वो आ जाएगा घटती वर्दिका काल। कौन सा जाएगा? घटती वर्दिका काल। तो जनसंख्या वृद्धि है, उस जनसंख्या वृद्धि को काल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। उन 4 भागों की अगर बात तो मंदवर्दिका काल, मंदवर्दिका काल है 1901 से लेकर के 1921 तक का काल, ठीक है। उसके बाद स्थिर वर्दिका काल है वो हो जाएगा 1921 से लेकर के 1951 तक का काल। तीव्र वर्दिका काल है वो हो जाएगा 1951 से लेकर के 1981 तक का काल। उसके बाद में जो घटती वृद्धि का काल है वो हो जाएगा 1981 से लेकर के 2011 तक का जो काल है, उन 4 कालों में है वो जनसंख्या वृद्धि को क्या किया गया है?
विभाजित किया गया है। मंद वृद्धि का काल की अगर हम बात करें तो इसमें जनसंख्या जो वृद्धि है वो मंद गति से रही है, बहुत कम रही थी। इसमें जनसंख्या का जो हास्य वो हास्य सर्वाधिक हुआ 1911 से लेकर के 1921 तक का जो काल है उस काल को हास्य काल भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत है वो भारत की जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई, ठीक है। उसके बाद दूसरा है स्थिर वृद्धि काल 1921 से लेकर 1981 का काल, इससे कहा जाता है प्रथम जनांकीय विभाजक काल। क्या कहा जाता है? प्रथम जनांकीय विभाजक काल। क्या कहा जाता है? प्रथम जनांकीय विभाजक काल इसे कहा जाता है। इस काल में जनसंख्या जो वृद्धि है वो 2.2% रही। कितनी रही थी? 2.2% जनसंख्या वो स्थिर वृद्धि का काल के अंतर्गत रही। उसके बाद आता तीव्र वृद्धि का काल। तीव्र वृद्धि काल है वो 1951 से 1981। इसमें जनसंख्या का है वो विस्फोट हुआ। विस्फोट की यानी जनसंख्या वृद्धि वो सर्वाधिक रही थी। इस काल के अंतर्गत जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है वो 1961 से 1971 तक का जो दशक है इसमें रही थी। इसमें 24.8% की जनसंख्या वो वृद्धि दर ज्ञात की गई थी, जो कि अब तक सर्वाधिक है। इसे द्वितीयक क्या कहा गया? इसे द्वितीयक जनांकीय विभाजक काल कहा गया। किसे कहा गया? तीव्र वृद्धि का काल 1951 से लेकर के 1981 तक का काल। उसके बाद घटती वृद्धि का काल हुआ जाता है 1981 से लेकर के 2011 तक। इसमें जनसंख्या में जो वृद्धि थी 24.8% वो धीरे धीरे वो कम होने लग गई और वर्तमान में जो जनसंख्या वो 17.7% है। वो कहीं पर आपको 18.3% जो जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इसको काल है, इस काल के आधार पर जो जनसंख्या वृद्धि उसको 4 भागों में बांटा गया। पहला जाएगा मंद वृद्धि का काल, फिर आ जाएगा स्थिर वृद्धि का काल, फिर आ जाएगा तीव्र वृद्धि का काल और जो लास्ट हो जाएगा घटती वृद्धि का काल। उसके बाद में जो जनसंख्या वृद्धि है उस जनसंख्या वृद्धि को क्षेत्र के आधार पर भी इसको 3 भागों में बांटा गया। क्षेत्र के आधार पर अगर हम बात करें तो पहला जाएगा उच्च जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र। कौन सा जाएगा? उच्च जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र। उसके बाद दूसरा हो जाएगा मध्यम जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र और तीसरा है वो तीसरा हो जाएगा निम्न जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र। उच्च जनसंख्या वृद्धि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उच्च जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र के अंतर्गत वे राज्य आते हैं जिनमें जनसंख्या वृद्धि है वो 30% से अधिक की वृद्धि हुई। कितनी हुई? 30% से अधिक हुई। मध्यम जनसंख्या वृद्धि के अंदर आता है 20 से 30% और जो निम्न जनसंख्या वृद्धि है उसमें आता है 20% से कम जनसंख्या वृद्धि का काल या जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र। तो उच्च जनसंख्या वृद्धि क्षेत्र यानी वे राज्य जिनमें जनसंख्या वृद्धि है वो 30% से अधिक रही। इसके अंतर्गत है वो दादरा नगर हवेली। कौन सा आता है? दादरा नगर हवेली आता है। उसके साथ साथ में जो दमन दीव है, कौन सा जाएगा? दमन और जो दीवी है वो आ जाएंगे उच्च जनसंख्या वृद्धि क्षेत्र, जहां पर जनसंख्या वृद्धि वो 30% से अधिक रही। मध्यम जनसंख्या वृद्धि की अगर हम बात करें तो वे राज्य जिनकी जनसंख्या वृद्धि वो 20 से लेकर के 30% रही। इस मध्यम जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत आ जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद में आ जाएगा दिल्ली, दिल्ली के बाद आ जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर आ जाएगा हरियाणा। ये वे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि है वो मध्यम जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र के अंदर आती है, जिनकी जनसंख्या वृद्धि 20 से 30% की दर से बढ़ रही है। उसके बाद निम्न जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आ जाएगा राजस्थान। कौन सा आ जाएगा? राजस्थान आ जाएगा। उसके बाद में तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में केरल और जो महाराष्ट्र राज्य हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे? वो आ जाएंगे निम्न जनसंख्या वृद्धि क्षेत्र, जहां पर जनसंख्या वृद्धि है वो 20% से कम रही है। उसके बाद में हम बात करते हैं जो जनसंख्या वृद्धि है उस जनसंख्या वृद्धि को जो प्रभावित या जनसंख्या वृद्धि उसको नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं उन कारकों की हम बातें करते हैं। किसकी बात करते हैं? जनसंख्या वृद्धि, उस जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित या नियंत्रित करने वाले कारकों की। तो नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं उन कारकों में जो पहला हमारा कारक आ जाएगा वो आ जाएगा विवाह की आयु में वृद्धि। कौन कौन सा देंगे? विवाह की आयु में वृद्धि। पहला हो जाएगा विवाह की आयु में वृद्धि। उसके बाद दूसरा हो जाएगा आर्थिक प्रावस्था। कौन सा जाएगा?
आर्थिक प्रावस्था आ जाएगा। उसके बाद में जो तीसरा है वो तीसरा जाएगा शिक्षा, और चौथा जाएगा परिवार कल्याण कार्यक्रमों का नियोजन। तीसरा जाएगा हमारा शिक्षा और चौथा जाएगा परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। ये चार हैं वो कारक आ जाएंगे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारक। इसमें पहला कारक है वो आ जाएगा विवाह की आयु में वृद्धि। सामान्यतः वर्तमान में जो बालक और जो बालिका है उनमें जो विवाह की आयु है वो 21 वर्ष और 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तो इसके जो विवाह की आयु वृद्धि है उसके विवाह की आयु में वृद्धि करने के कारण है वो जनसंख्या वृद्धि है, उस जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। आर्थिक प्रावस्था की अगर हम बात करें, आर्थिक स्थिति की अगर बात करें, तो महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है वो अगर मजबूत होगी तो जनसंख्या जो वृद्धि का काल है उसमें नकारात्मक परिवर्तन आएगा। शिक्षा यानी बालिका शिक्षा है जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसी के साथ साथ जो जनसंख्या वृद्धि है वो जनसंख्या वृद्धि में लगातार कमी आती जाएगी। और जो लास्ट है वो जाएगा परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। भारत सरकार या राजस्थान सरकार के द्वारा समय समय पर जो परिवार कल्याण कार्यक्रम या परिवार नियोजन के जो कार्य चलाए जा रहे हैं उसके अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि है, उस जनसंख्या वृद्धि में कमी काफी मात्रा में आएगी। तो हमारा जो ये टॉपिक था वो आज का था, जो सेकंड पार्ट था या सेकंड जो पोर्शन था सेक्शन बी, उसके अंदर था भारतीय जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। धन्यवाद।